पहले हम हेरिडिटी की स्टडी पर जाने से पहले जेनेटिक्स में कई सारी टर्मिनोलॉजी आती है, बहुत सारे टेक्निकल पार्ट हैं, ठीक है। तो पहले ज़रा हम इन टर्म्स को समझ लें। वैसे तो हम 9th-10th में जब जेनेटिक्स का पार्ट थोड़ा बहुत आता है तो कुछ टर्म्स वहाँ भी बताई जाती। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले क्लियर करना, हमें एनसीईआरटी में जगह जगह पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ठीक है। एक बार हम सारी बेसिक टर्म्स और उनका कंसेप्ट समझ लें, फिर हम उसको हेरिडिटी की स्टडीज़ में यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो हमारा जो अगला पार्ट होता है चैप्टर का वो है जेनेटिकल टर्म्स। जेनेटिकल टर्म्स इस चैप्टर में और जेनेटिक्स में काम आने वाली कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपैरेटिवली 2 टर्म लेंगे और बहुत कॉमन वर्ड है, अक्सर हम हर क्लास में सुनते आएंगे वर्ड करेक्टर, और एक इसी से रिलेटेड टर्म और रहेगी ट्रेट, करेक्टर एंड ट्रेट, ठीक है। इनिशियली जब हमने डेफिनेशन की बात की थी मैंने उसमें भी करेक्टर की बात कही थी, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, तो हमने कहा था व्हाट काइंड ऑफ करेक्टर, तो हमने कहा था कि जेनेटिकल करेक्टर। और जेनेटिकल करेक्टर कैसे बनते हैं ये भी बताया था कि जेनेटिकल करेक्टर बनने के लिए 3 बातें बताई गई थी कि उसका जीन होना चाहिए, फिर वो एक्सप्रेस भी होना चाहिए, और उसको एक्सप्रेस हो इसके लिए सूटेबल कंडीशन भी देनी पड़ती। ये सब चीज़ें होंगी तब एक जेनेटिकल करेक्टर बनता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ जेनेटिकल करेक्टर, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, आखिर एक करेक्टर डिफाइन कैसे करें। और ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक ऑर्गेनिज्म को देख करके ये बता लेना कि दिस वन इज जेनेटिकल करेक्टर एंड दिस वन इज नॉट अ जेनेटिकल करेक्टर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द जेनेटिकल करेक्टर। पहचानना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये ध्यान रखिएगा कि एक ऑर्गेनिज्म में बाहर से दिखने वाले सारे करेक्टर जेनेटिकल हो ये जरूरी नहीं है, और ये भी ध्यान रखना कि सारे जेनेटिकल करेक्टर एक्सटर्नली विजिबल नहीं होते, बहुत सारे इंटरनल। जैसे एक ऑर्गेनिज्म की हाइट इज ए जेनेटिकल करेक्टर। हाइट कितनी है क्या है वो बाद में, लेकिन हाइट है यही है करेक्टर। कलर, बॉडी कलर, दिस इज ए जेनेटिकल करेक्टर। ये दिख भी रहा है, एक्सटर्नली विजिबल है। बट हमारी बॉडी में बनने वाला इंसुलिन हार्मोन, हमारे अंदर बनने वाला हीमोग्लोबिन, हमारा ब्लड ग्रुप, जो बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन ये भी जेनेटिकल करेक्टर। तो कॉम्प्लिकेशन है जेनेटिकल करेक्टर की, खूब वैरायटी, कुछ छोटे छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें व्हाट इज ए जेनेटिकल करेक्टर, तो बड़ा सिंपल वे में कह सकते हैं एनी मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, एनी फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एक्सप्रेशन, मतलब एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, which is produced as a result of gene expression। किसी जीन के एक्सप्रेशन से जो कुछ बना वो करेक्टर है, वो जेनेटिकल करेक्टर। अब चाहे वो आपको नजर आए चाहे नहीं नजर आए, इट मे बी एक्सटर्नल, इट मे बी इंटरनल, बट एक सिग्निफिकेंट एक्सप्रेशन है जो जीन के एक्सप्रेशन से बनता है। और मैंने बताया भी था कि जीन एक्सप्रेस कैसे करता है, तो हमने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जीन से पहले ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा, और फिर करेक्टर बनेगा, ठीक है। तो एनी मेजर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द करेक्टर। नाउ स्टिल द प्रॉब्लम रिमेन सेम कि हम पहचानेंगे कैसे, मुश्किल है थोड़ा सा। इसके लिए हमें जीन से पूरी वर्किंग देखनी पड़ती है कि एक जीन ने क्या क्या काम किया और क्या क्या बना, तब हम कहेंगे ये जेनेटिकल। तो करेक्टर को डिफाइन करना है अगर हमें, तो करेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, अ मेजर significant morphological और फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल कह सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन which is produced as a result of gene expression, produced as a result of gene expression। morphological और physiological expression which is produced as a result of gene expression, जैसे for example height is a character, color of organism is a character, या और भी कई तरह के करेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो जीन के एक्सप्रेशन से बनने वाला जो भी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन है वो करेक्टर कहलाता है। क्लियर, ठीक है। तो एक तो हमें पहले ध्यान होना चाहिए कि जिस करेक्टर की हम यहाँ बात करते हैं वो जेनेटिकल होता है, वो जीन से डेवलप होता है। अब एक चीज़ देखिएगा, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको फंडामेंटली पता होनी चाहिए।
आप लोगों ने सुना होगा कि हर ऑर्गेनिज्म में जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और जीन क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होते हैं, इतना तो मालूम ही होता है, ठीक है। और जैसे मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है, तो इससे सिंपल आंसर कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, हर स्पीशीज़ में क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है, और उन क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ जीन बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक है। तो अब उन, और जो जीन फिक्स है तो जीन से क्या बनता है, करेक्टर, तो उन जीन से जो करेक्टर आने वो भी फिक्स है। तो एक स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर जेनेटिकल करेक्टर बिल्कुल फिक्स होंगे। जेनेटिकल करेक्टर कितने आने वो फिक्स हैं। जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, और उन पर हमारे, अगर हम अपना बेसिक सेट देखें, देखिए 46 डिप्लॉइड नंबर होता है, हम भी जानते हैं वो डबल हो रहा है, 2 है। हमारा बेसिकली क्रोमोसोम नंबर कितना है, 23, और वही हमारा रियल क्रोमोसोम नंबर है, वो तो हमने डबल कर रखा 46 में। तो 23 क्रोमोसोम पर आज हम ये पता लगा चुके हैं कि करीब करीब 30 to 40,000 जीन होते हैं। 23 क्रोमोसोम पर 30 से 40,000 जीन। अब उन 30 to 40,000 जीन से जो करेक्टर बनेंगे वो भी फिक्स होंगे, और सारे ह्यूमन में, सारी होमोसेपियंस जो स्पीशीज है हमारी, हर ह्यूमन में ये जीन बिल्कुल फिक्स है, और उनसे बनने वाले करेक्टर भी फिक्स है। जैसे हाइट बन रहा है तो हाइट सारे ह्यूमन में बनेगा, कलर है तो कलर सारे ह्यूमन में। ह्यूमन की बात करो, प्लांट की बात करो, पी प्लांट ले लो, तो कोई भी स्पीशीज हो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उस पर प्रेजेंट नंबर ऑफ जीन बिल्कुल फिक्स है, और उनसे बनने वाले करेक्टर भी फिक्स है, और वो करेक्टर उस स्पीशीज के सारे मेंबर में मिले। तो जो मैंने कहा कि जेनेटिकल करेक्टर जो जीन से बनते हैं वो उस स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिज्म में होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हाइट सब में है, कलर भी सब में है, लेकिन अब एक चीज़ गौर कीजिए, जैसे हमने कहा पी प्लांट में हाइट, तो हाइट सब में है, ठीक है। फिर हमने गौर किया कि जब हमने उस स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिज्म को देखा तो हाइट तो सब में है, लेकिन सब में हाइट एक जैसी नहीं। कुछ लोगों में हाइट बड़ी अच्छी है, तो कुछ में हाइट बहुत कम है, बट हाइट तो है ना दोनों में, तो करेक्टर तो है। लेकिन किसी में हाइट ज़्यादा और किसी में हाइट कम है, तो हम एक को कहेंगे टॉल, तो दूसरे को क्या कहेंगे, ड्वार्फ। अब ये टॉल एंड ड्वार्फ क्या हुए, हाइट नाम के उस जेनेटिकल करेक्टर के 2 फॉर्म हो गए, कि हाइट हमें पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें 2 फॉर्म में दिख रही है, कि कुछ प्लांट टॉल हैं, कुछ प्लांट ड्वार्फ है, ठीक है। तो ये हुए करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म। जैसे फ्लावर कलर ले लेते हैं, प्लांट के अंदर फ्लावर कलर, हमने एक प्लांट स्पीशीज देखी, उसके सैकड़ों प्लांट ग्रो हो रहे, अब हम एक ही को देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कभी तो उसके कुछ प्लांट में तो फ्लावर रेड है, कुछ में वाइट भी है, और कुछ में येलो भी है। तो हमें उस प्लांट स्पीशीज में, आप देखो फ्लावर कलर सब में है, तो करेक्टर तो सब में आ गया, ठीक है। लेकिन उस करेक्टर के कितने फॉर्म मिल गए, कुछ में येलो, कुछ में रेड, कुछ में वाइट, कितने फॉर्म मिले, 3। अक्सर आप देखिएगा करेक्टर सब में होता है, एक स्पीशीज के सारे ऑर्गन, क्योंकि जीन फिक्स हैं तो करेक्टर तो उतना होना ही है, लेकिन वो करेक्टर एक जैसा नहीं होता, और हमें करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म मिलते हैं। जरा इमेजिन करो कि अगर एक करेक्टर के सारे ऑर्गेनिज्म में, एक स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिज्म में करेक्टर एक जैसा होता, कि सबकी हाइट एक जैसी, सबका कलर एक जैसा, तो क्या होता, बड़ी सिंपल सी बात है, सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते, कोई वेरिएशन ही नहीं होता। नेचर में ऐसा नहीं होता, डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और इसीलिए करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म मिलते हैं। इन डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ट्रेट। इसीलिए इसी के साथ साथ एक टर्म आती है ट्रेट। ट्रेट क्या हो जाएगा, ट्रेट्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ करेक्टर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ करेक्टर। एक करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म ट्रेट कहते हैं। जैसे हाइट, तो हाइट के डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से हो गए, हाइट के डिफरेंट फॉर्म हो गए, टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, टॉल एंड ड्वार्फ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ करेक्टर, ठीक है। कलर है तो हो सकता है आपको 3 फॉर्म मिल जाए, रेड कलर, येलो कलर, या फिर वाइट कलर, लाइक दिस। सो मेजर एक्सप्रेशन विच कम्स फ्रॉम जीन इज द करेक्टर, and when you observe the character in the different members of a species you will find the different form, और इन फॉर्म को क्या कहेंगे, ट्रेट। बात समझ में आई। लेकिन अब एक चीज देखिए, आपको इन ट्रेट का पता कब चलेगा, जब आप एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म देखोगे। अगर आप एक ही ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कितने फॉर्म है। आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा, आपको वो टॉल दिख रहा है, बस एक ही तो फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। आपने एक ऑर्गेनिज्म देखा, उसके अंदर मान लो रेड फ्लावर है, तो बस वो एक ही दिख रहा है, बाकी तो दिख ही नहीं रहा।
अगर आपको बाकी सारे फॉर्म पता करने और कितने ट्रेड्स हैं ये पता करने, तो क्या करना पड़ेगा? हमेशा पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने पड़ेंगे, तब आपको सारे फॉर्म विजिबल होंगे। समझ गए? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में सारे फॉर्म नहीं आ सकते, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। और इसीलिए कई बार, वैसे तो कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्लियर है, बट ये डिफरेंस आपको क्लियरली तब नजर आएगा जब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होंगे। फॉर वन सिंगल पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज नो डिफरेंस इन कैरेक्टर एंड ट्रेट। जैसे मैंने एक टॉल प्लांट देखा, अब मैं वहां पर हाइट और टॉल अलग अलग थोड़ी करूंगा, हाइट टॉलनेस ही उसकी हाइट है। फॉर वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टॉलनेस में और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं। इसलिए ध्यान रखना, बहुत से क्वेश्चंस में, बुक में कई बार आपको टॉल कैरेक्टर लिखा होगा, तो गलत नहीं है। फिर ये नहीं सोचे कि टॉल तो हमें ट्रेट बताया था। ये जो चीजें हैं ऑफ कोर्स ये ट्रेट हैं, लेकिन आप अगर केवल टॉल को कैरेक्टर कह रहे हो तो गलत नहीं होगा। और ये कई बार दोनों चीजें सिनोनिमसली यूज होंगी, और ये सिनोनिमस कब होंगी? सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में एक ही फॉर्म है। ये तो डिफरेंस तब आता है जब आप ग्रुप में स्टडी करें। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेड्स आपको पूरी पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में नजर आएंगे, ठीक है, अदरवाइज नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर और ट्रेड समझ में आना चाहिए। पहले तो दो बेसिक पार्ट है ये, डिफरेंट फॉर्म, और फॉर्म कितने भी हो सकते हैं। नाउ ये फॉर्म्स आए कैसे, तो थोड़ा सा एक फंडामेंटल पार्ट और ध्यान रखना। आज अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे फॉर्म नजर आ रहे हैं, 2 भी हैं, 3 भी है, ज़्यादा भी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओरिजिनली ये इतने नहीं थे। जब किसी स्पीशीज़, किसी ऑर्गेनिज्म का जब शुरुआत होती है, ओरिजिन होता है, स्टार्टिंग, तो ध्यान रखना वहाँ तो उस समय एक ही फॉर्म था। मान लो प्लांट की बात कर रहे थे तो हाइट है, तो मान लो टॉल ही थे सारे पहले, ड्वार्फ नहीं था, ड्वार्फ बाद में आया। और शुरू में एक ही फॉर्म होता है। जब एक स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है तो एक एक फॉर्म ही था, फ्लावर रेडी थे, प्लांट मान लो टॉल ही था। फिर जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुए तो म्यूटेशन होने लगे, और ये एक से दूसरा फॉर्म, टॉल से ड्वार्फ कैसे बना होगा? म्यूटेशन से आए। रेड से येलो और वाइट फ्लावर किससे आए? म्यूटेशन से आए। तो ये जितने भी ट्रेट बनते हैं, ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट इज जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, तो कैरेक्टर और ट्रेट दो फंडामेंटल टर्म्स हैं। इन्हीं दो के कंपैरिजन में हम अगली 2 टर्म लेते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी जीन, जीन, और इसी के कंपैरिजन में अगली लेंगे अलील। पहले हम बात करेंगे जीन। ठीक है, अब यहाँ से हमारी जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी शुरू होती है, जीन और अलील से। कैरेक्टर और ट्रेट की बात दिमाग में रखिएगा, उसी के कंपैरिजन में जीन और अलील आएंगे। अब जीन जो है, जिसके कि अगर कुछ पुराने नाम देखें तो इसको फैक्टर भी कहा गया था, एलिमेंटी भी बोला गया, और जेनेटिक्स की सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे पॉपुलर टर्म है ये फैक्टर, ये एलिमेंटी वर्ड, ये नाम दिया गया था मेंडल के द्वारा। मेंडल ने तो जीन बोला ही नहीं था, मेंडल ने तो फैक्टर वर्ड यूज किया था। जीन वर्ड जो है, दिस टर्म वाज गिवन बाय जोहानसन। 1901 में जब मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ, तब जीन नाम दिया जॉनसन ने। मेंडेलियन फैक्टर को उन्होंने एक नया नाम दिया था जीन, और ये बड़ा पॉपुलर हुआ, आज भी हम यूज करते हैं। एक्चुअली जीन की कहानी बड़ी लंबी है। हम जीन हमारे दिमाग में आया कैसे और कैसे हम जीन तक पहुंचे, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड इट टेक्स सेवरल ईयर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जीन। बहुत साल लगे, और इवन अब तक भी, स्टिल टुडे द कंसेप्ट ऑफ जीन इज कंसिडर्ड टू बी इनकम्प्लीट। आज तक भी जीन का कंसेप्ट इनकम्प्लीट ही माना जाता है। एक्चुअली ये शुरुआत कहाँ से हुई, हम थोड़ा सा आगे से देखें। मेंडल ने जब पी प्लांट पर अपने स्टडीज करी थी इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, 1855 के आसपास की बात है। मेंडल ने कुछ पी प्लांट पर काम किया था, हम आगे डिटेल में बताएंगे भी सही। अपने उन एक्सपेरिमेंट, उन क्रॉसेस में मेंडल को पहली बार रियलाइज हुआ कि देयर इज समथिंग इन द ऑर्गेनिज्म, कुछ तो है ऑर्गेनिज्म में विच रेगुलेट अ कैरेक्टर, देयर इज अ यूनिट। मेंडल नहीं जानते थे क्या है, लेकिन उनको अपने एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ पता चली कि देयर इज समथिंग इन द ऑर्गेनिज्म जो करेक्टर बनाती है, और न केवल करेक्टर बनाती है बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में, प्रोजेनी में भी जाती है और वहाँ भी करेक्टर बनाती है। मेंडल उस यूनिट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने उसको फैक्टर बोल दिया।
मेंडेलियन फैक्टर। ठीक है, मेंडल से पूछा भी गया कि ये फैक्टर क्या है, अगर है तो ऑर्गेनिज्म में किस जगह है, क्या केमिकल नेचर है, किस चीज़ का बना है। मेंडल के पास कोई जवाब नहीं था। उस समय मेंडल की बातें लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी नहीं की। बहुत सालों तक मेंडल का वर्क हिडन रहा। फिर 1900 में ये वर्क रीडिस्कवर हुआ। फिर जब दोबारा मेंडल का काम आया तो बैटसन और जो मैंने नाम आपको शुरू में बताए थे, इन्होंने भी ये चीज़ रियलाइज करी कि मेंडल गलत नहीं बोल रहे हैं, देयर इज समथिंग, कुछ तो है। ठीक है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल कहते थे। ठीक है, अब लेकिन वो ये नहीं जानते, तो मेंडल ने भी नहीं बताया कि क्या है, कहाँ है। फिर ढूंढने की कोशिश की गई मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी के बाद। उसी दौरान बीच में जॉनसन ने मेंडेलियन फैक्टर को नाम दे दिया जीन, और ये आज तक भी हम यूज करते हैं। कुछ सालों बाद आते हैं मॉर्गन। थॉमस मॉर्गन ने हमारा एक काम सॉल्व किया, जो हम बार बार कह रहे हैं कि वेयर द जीन्स आर देयर इन द ह्यूमन बीइंग, या ऑर्गेनिज्म में जीन कहाँ होते हैं, तो इसकी लोकेशन पहली बार मॉर्गन ने बताई। मॉर्गन का कहना था कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। सटन, बॉवरी, मॉर्गन, ये जो सेल बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पहली बार जीन की सेल में लोकेशन बताई कि जीन नाम की ये यूनिट या फैक्टर जो है मेंडल के, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम पर होते हैं। और उन्होंने बताया कि एक क्रोमोसोम में कई सारे जीन लाइन से अरेंज होंगे। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दिए गए, तो अल्टीमेटली ये बात मानी गई। चलो, हमें ये समझ में आया कि जीन कहाँ है, तो जीन जो है क्रोमोसोम पर है। बट फिर भी जो एक क्वेश्चन और था कि आखिर जीन का नेचर क्या है, केमिकल नेचर, ये मॉर्गन भी नहीं बता पाए। क्रोमोसोम पर है। अब क्रोमोसोम जो होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की इक्वल क्वांटिटी का बना है करीब करीब। अब उसमें प्रोटीन भी है, डीएनए भी है। तो पूछा गया मॉर्गन से कि भाई ये जीन जो है ये किस चीज़ का बना है, वेदर इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन और डीएनए। अब उस समय दुनिया में, ये 1910 की बात होगी, उस समय दुनिया में कोई नहीं जानता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर है, विच वन इज जेनेटिक मटेरियल, नो वन नोज। तो ये मॉर्गन के लिए भी बताना पॉसिबल नहीं था कि जीन एग्जैक्टली प्रोटीन का बना है कि डीएनए। और ये तो कंट्रोवर्सी चलती रही कई साल। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हमने जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ये प्रूव किया है, उसका पूरा पार्ट अलग मॉलिक्यूलर में आएगा। ठीक है, तो हम जीन को क्रोमोसोम पर मान चुके हैं, लेकिन आगे हम नहीं बता पाए, एंड इट टेक्स अनदर 40-50 ईयर्स। अब जब तक ये जेनेटिक मटेरियल कंफर्म नहीं होगा, हम जीन का नेचर नहीं बता पाए। 1950 में हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंफर्म हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये सब बातें आपके आगे आएगी। ठीक है, तो 1950 के बाद जब ये कंफर्म हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तभी जो है हम जीन की प्रॉपर केमिकल नेचर दे पाए कि जीन इज अ डीएनए। अब हम कह रहे हैं कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। आज हम चलते फिरते किसी से भी पूछ ले व्हाट इज जीन, तो इतना तो बता दे जीन डीएनए होता है। जीन इज अ डीएनए, इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। फिर अब इसके बाद आगे काम फटाफट हुआ। फिर अब ये देखने की कोशिश की कि जीन करेक्टर कैसे बनाता है, क्योंकि मेंडल ने जो बातें कही थी वो आज तक सही। मेंडल ने तो कहा था कि फैक्टर इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस which transfer from one generation to another generation and regulate a character। ठीक है, तो मेंडल की डेफिनेशन तो आज तक सही। अब ये कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा वर्कआउट किया गया, तो पता चला कि जीन जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन से फिर आरएनए बनाता है, फिर ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन मैक्सिमम फॉर्म में, एंजाइम फॉर्म में फिर अपने मेटाबॉलिज्म में काम करता है, जिससे जाकर कैरेक्टर बनता है। ये सारी बातें धीरे धीरे हमें बाद में आई 1950 के बाद। तो 1850 के आसपास पहली बार फैक्टर का कंसेप्ट दिया था, और 1950 के बाद हमें जीन डीएनए है ये पता चला। ऑलमोस्ट इट टेक 100 ईयर टू अंडरस्टैंड द केमिकल नेचर ऑफ जीन। ओके, और भी कई चीज़ें, फिर जीन के बारे में इतनी चीज़ें आने लगी। अब हमें ये क्लियर हो गया कि जीन डीएनए का सेगमेंट है, जो आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, वो कैरेक्टर बनाता है, वो जीन है। बाद में मालूम चला कि कुछ जीन ऐसे हैं जो आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते, फिर भी जीन कहते हैं। और फिर कुछ तो ऐसे मिले जो ना आरएनए बनाते हैं ना प्रोटीन बनाते हैं, फिर भी जीन कहलाते हैं। ठीक है, जीन हमें बाद में और भी कई चीज़ें आई। जीन जो डीएनए का सेगमेंट है उसमें हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, हमें बाद में मालूम चला कि जीन के अंदर भी इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई है, स्प्लिट जीन और स्कैटर्ड जीन आएंगे। जीन में बहुत सारी वैरायटी अभी आगे ऐड होनी है। तभी हमने कहा था कि जीन का कंसेप्ट अभी भी पूरा नहीं माना जाता।
तो हम फंडामेंटल बात करें पहले जीन की क्या है, बाकी चीज़ें तो खैर हमारे पूरे चैप्टर में और इवन आगे के चैप्टर तक चलेगी। तो हम जीन की जो सबसे पहली डेफिनेशन देखें, जीन के कुछ कंसेप्ट देखिए। तो जीन जो है, ध्यान रखिएगा, इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब जीन के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये बात मेंडल ने भी कही थी। देन इट ट्रांसफर्स फ्रॉम one to next generation, ठीक है। then it regulates the expression of any character, किसी करेक्टर के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है। ये जो तीन चीजें हैं, ये जीन का क्लासिकल कंसेप्ट है, ठीक है। ये जो है जीन की पुरानी डेफिनेशन है, क्लासिकल कंसेप्ट। ठीक है। उसके बाद क्या आया, जीन जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन ए स्पेसिफिक लोकस ऑन क्रोमोसोम। जीन जो है क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, ये मॉर्गन की बात है। उसके बाद फिर आया कि जीन जो है इट इज़ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, which generally forms RNA and protein, and finally develops a character. Now ये जो है जीन का कंसेप्ट, ये है इसका मॉडर्न कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है। जीन की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, थोड़ा इतना सा ध्यान रखना है कि शुरू में जीन को क्या कहा गया, इट इज़ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसफर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, ये जनरल बात है। फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक हुए कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम एंड अ पर्टिकुलर लोकस, एंड जीन जो है डीएनए का सेगमेंट। हमने लिखा जनरली फॉर्म्स डीएनए एंड प्रोटीन। वाई वी आर सेइंग जनरली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर जीन जरूरी नहीं है कि प्रोटीन बना दे, आरएनए बना दे। मैंने कहा रेयरली कुछ ऐसे जीन होते हैं जो आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते। आप लोगों ने शायद सुना हो 11th में, आरएनए भी 3 तरह के होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA, ठीक है। तो जो जीन mRNA बनाता है उससे तो प्रोटीन बनेगा ही, ध्यान रखना, अभी आगे बताऊंगा। बट जो जीन rRNA और tRNA बनाता है, rRNA और tRNA बनाने वाले जीन प्रोटीन, आरएनए तो बना रहे, बट उसके बाद आगे उनसे प्रोटीन नहीं बनता। तो कभी कोई आपसे पूछे कि कौन से ऐसे जीन हैं जो आरएनए बनाते लेकिन प्रोटीन नहीं बनाते, rRNA और tRNA बनाने वाले जीन, ठीक है। अच्छा, कुछ जीन ऐसे हैं जो रेगुलेशन में काम आते हैं, मतलब कुछ जीन ऐसे हैं जो खुद कोई आरएनए प्रोटीन नहीं बनाते, बट वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेशन में काम आए। ये भी हमारे आगे के चैप्टर में आना है। अब वो जीन क्या है, ना आरएनए बनाएगा ना प्रोटीन बनाएगा, स्टिल हम उसको जीन कहेंगे, और वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन में काम। तो जो रेगुलेशन में काम आने वाला जीन होता है वो ना आरएनए बनाता है कई बार, ना प्रोटीन बनाता, फिर भी वो जीन कहलाता है। तो जीन में बहुत वैरायटी। ये तो हमने एक बेसिक जनरल डेफिनेशन बताई कि जीन क्या चीज़। अब जरा इसको क्रोमोसोम पर हम अगर लोकेट करके देखें, ठीक है, क्या क्या जीन कहाँ है क्या है, तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने क्रोमोसोम 11th में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह का होगा क्रोमोसोम, ठीक है। एक और चीज देखिएगा, क्रोमोसोम हम कई बार इस तरह का भी बनाते हैं, ओके। अब दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। ये चीज आप सेल डिवीजन, सेल जब पढ़ते हैं तब भी आता है। ये जो है, ये वाला क्रोमोसोम कहलाता है मोनाड, और ये कहलाता है डायड, मोनाड एंड डायड।
ठीक है, मोनोड एंड डायड। ये डबल है, इसमें कितना है, सिंगल क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड हैं, सिंगल। ये एक ही क्रोमेटिड है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है ये टेम्परेरीली बनेगा सेल डिवीजन के टाइम। वैसे एक आइडियल क्रोमोसोम ध्यान रखना एक ही होता है, सिंगल क्रोमेटिड मोनोड। सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है, तो ये क्रोमेटिड भी डबल हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए हमें डबल दिखेगा। सेल डिवीजन में प्रोफेज और मेटाफेज, उस समय तो क्रोमोसोम डायड फॉर्म में दिखेगा, और बाकी एनाफेज टीलोफेज में फिर ये कैसा हो जाता है, मोनोड फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना है क्रोमोसोम में ये चीज़ कब मिलेगी हमें, प्रोफेज मेटाफेज, और ये जो होगा ये एनाफेज टीलोफेज। ये तो मेरा एक जनरल आइडिया आपको क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम वैसे सेल में दिखते भी केवल और केवल सेल डिवीजन के टाइम, बाकी तो क्रोमेटिन थ्रेड दिखता है पतला सा। ठीक है, अब सेल डिवीजन की जब क्रोमोसोम दिखेंगे तो ये क्रोमोसोम शुरू में डबल दिखते हैं, क्योंकि पहले डबल हो जाता है डीएनए, तो ये भी डबल दिखते हैं। फिर इसके बाद ये वापस यहाँ से सेंट्रोमेर्स अलग अलग हो जाएंगे, और नॉर्मल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम तो यही। ठीक है, ये पूरा एक एनाफेजिक जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है। अब ये जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो वापस लूज होकर क्रोमेटिन बन जाएगा। तो क्रोमोसोम, अब उसके अंदर आप जरा जीन की कंडीशन देखें तो ध्यान रखना, एक क्रोमोसोम या एक क्रोमेटिन में हमेशा डीएनए कितना होता है, दिस सिंगल क्रोमेटिन ऑलवेज हैव 1 डीएनए। इट हैव 1 डीएनए मॉलिक्यूल। एक ही डीएनए होता है, एक क्रोमेटिड में एक डीएनए। जैसा इसके अंदर अगर मैं डीएनए बनाने की कोशिश करता हूं, एक रफ आइडिया, इस तरह से एक क्रोमोसोम में एक ही कंटिन्यूस डीएनए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना पहले तो कि डीएनए ही हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमेटिन बनाएगा, वही क्रोमोसोम, यही क्रोमेटिड दिखाई देता है। ये सिंगल है तो यहाँ कितने डीएनए हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ये डबल हो रखा है अभी, बाद में ये अलग हो जाएंगे वापस इसी तरह से। अब इसमें ज़रा जीन की लोकेशन देखो, अब जीन कहाँ है, तो जीन की लोकेशन देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जीन कैसे मिलेगा, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए ये जो एक सेगमेंट है, ठीक है, ये आरएनए बना रहा, प्रोटीन बना रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, जी। फिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये एक और क्या है, जी। इस तरह से जीन। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम पर अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूँ तो ये जैसे एक क्रोमोसोम हुआ, तो मॉर्गन ने क्या कहा था, मॉर्गन ने तो इस तरह से बताया था कि ये इस तरह से जीन होता है। ठीक है, ये जो है ये जीन है, और यही जीन इस तरह से दिखाई देता है। ये एक पर्टिकुलर लोकस होता है, ये लोकस है। और हम जब जेनेटिक्स में जब जीन शो करते हैं तो क्रोमोसोम बना के एक डॉट शो कर देते हैं, ये लोकस है, ये जीन है, और ये जीन डॉट नहीं होता, रियल में ये इस तरह से होता है। आई बात समझ में? तो एक क्रोमोसोम का, डीएनए का और जीन का रिलेशन समझ में आना चाहिए। क्रोमोसोम पर जीन तो हम इस तरह से लीनियरली बहुत सारे दिखा सकते हैं, और इनके बीच में गैप भी रहता है। ये जो जीन होते हैं ये एक्चुअल में इस तरह से डीएनए का ये सेगमेंट, ठीक है, इस तरह से ये एक सेगमेंट, ये एक जीन है, ये एक जीन है, इस तरह से जीन। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी जीन इज ए डीएनए, राइट। हर जीन अपने आप में क्या है, डीएनए। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि एवरी डीएनए इज ए जीन? नहीं। अब देखो, इन दोनों के बीच का जो ये पार्ट है, ये जीन नहीं है। ठीक है, तो जीन और डीएनए का समझ में आना चाहिए रिलेशन कि every gene is DNA, but every DNA may not be gene. Every gene is a DNA, but every DNA may not be gene. ठीक है, अब हम नॉर्मली जब हम अपने आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे तो हम क्रोमोसोम पर जीन इस तरह से बताएंगे, दिस इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन। बट आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, जब हम एक डॉट बताते हैं कि ये एक जीन है, तो रियल में ये चीज़ कैसे आएगी, ये वास्तव में इसके अंदर जो डीएनए है उसका एक सेगमेंट है जो आरएनए प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, इसको हम जीन कहें। ठीक है,
बाकी जीन से रिलेटेड और कई चीज़ें आएंगी जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे के चैप्टर में आती रहेंगी। हमें फंडामेंटल बात पता होनी चाहिए कि जीन इज ए डीएनए, और अब आपसे कहा जाए कि एवरी डीएनए इज नॉट ए जीन, तो विच डीएनए इज नॉट ए जीन? डीएनए विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू जीन्स, दो जीन के बीच का जो डीएनए है ये जीन नहीं है, ठीक है। तो सारा डीएनए जीन नहीं होता, हाँ, लेकिन जो जीन है वो डीएनए ही है, पक्की बात है, ठीक है। तो ये हमारी एक बेसिक यूनिट है, डीएनए का एक सेगमेंट है। हमें क्लियर दिमाग में इमेज रहनी चाहिए कि क्रोमोसोम में लंबा सा एक ही कंटिन्यू डीएनए होता है, और जब भी हम डीएनए की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड ही दिमाग में आना चाहिए, और इस तरह से लाइन से बहुत सारे जीन, और एक एक क्रोमोसोम पर हजारों जीन हो सकते हैं। आप देखिए ह्यूमन का जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, हमारे क्रोमोसोम की नंबरिंग रोल नंबर की तरह, हमारा सबसे बड़ा क्रोमोसोम 1 है। 2968 जीन होते हैं, ऑलमोस्ट 3000 जीन एक क्रोमोसोम। तो सोचो उसके अंदर कितना बड़ा डीएनए होगा और किस तरह से लाइन से जीन, और बहुत लंबे लंबे जीन होते हैं, बड़े बड़े जीन, ठीक है। जीन डीएनए का सेगमेंट बोलते हैं, तो कोई सेगमेंट टूटा हुआ टुकड़ा नहीं है, ये इस तरह से कंटिन्यूटी में होता है, ये पूरा डीएनए कंटिन्यूस है और उसमें इस तरह से बीच बीच में जीन होते हैं, ठीक है। तो जीन जेनेटिक्स की सबसे बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है। हमें जीन क्या है ये पता होना चाहिए। मेंडल से अगर हम देखें तो मेंडल इसको फैक्टर कहते हैं। मेंडल कहते हैं कि ये इनहेरिट होता है, करैक्टर बनाता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर हमने बाद में इसको वर्कआउट किया ये कहाँ होता है, तो क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर लोकस पर, और बहुत सारे जीन लीनियरली अरेंज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। फिर और हम आगे आए तो पता चला कि क्रोमोसोम में भी ये जीन एक्चुअली उसके डीएनए पर होते हैं, और इस तरह से सेगमेंटेड जो है ये जीन होते हैं, ठीक है। तो जीन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड और इनका रिलेशन पहले क्लियर। अब जीन वो यूनिट है जो करैक्टर बनाती है, इतनी बात हमने क्लियर कर ली, और वो कहाँ है क्या है, ठीक है। लेकिन अगली जो बात आती है, नेक्स्ट जो चीज़ है, हमने अभी शुरू में 2 टर्म बताई थी आपको, करैक्टर और ट्रेट, ठीक है। करैक्टर को कौन बना रहा है? करैक्टर बनाने वाली यूनिट कौन हो गई? जीन। लेकिन हमने कहा कि करैक्टर के तो डिफरेंट फॉर्म होते हैं। अब जैसे हाइट एक करैक्टर, इस हाइट को डेवलप करने के लिए कोई जीन होगा, तो जीन हाइट बना रहा है, लेकिन हमें तो पता चला कि हाइट में डिफरेंस है, कोई टॉल, कोई ड्वार्फ, उसके ट्रेट हैं, डिफरेंट फॉर्म है। तो अगर हाइट के डिफरेंट फॉर्म हैं तो करैक्टर के भी डिफरेंट फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। करैक्टर के इन डिफरेंट फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? ट्रेट से, ठीक है। करैक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रेट से। तो अब हाइट को, करैक्टर को कौन रेगुलेट कर रहा है? जीन। तो जीन के भी तो डिफरेंट फॉर्म रखने पड़ेंगे, तभी तो आप करैक्टर के डिफरेंट फॉर्म, ट्रेट को रिप्रेजेंट कर पाए। तो करैक्टर बनाने वाली यूनिट जीन, करैक्टर के डिफरेंट फॉर्म ट्रेट, तो जीन के भी डिफरेंट फॉर्म होंगे। अब एक ही जीन, आप खुद इमेजिन करें, एक ही जीन ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को टॉल बना रहा है और किसी को ड्वार्फ? अगर हाइट के 2 फॉर्म हैं तो हाइट का जो जीन है उसके भी 2 फॉर्म होंगे, एक टॉल बनाएगा, एक ड्वार्फ बनाएगा। और जीन के यही डिफरेंट फॉर्म, इन्हीं को क्या कहते हैं? अलील। मैंने एक टर्म आपको पहले बताई थी, इसमें हमने शुरू में ही लिखा था यहाँ पर, सॉरी, ये जो है अलील, अलील वर्ड जो है इसीलिए देना पड़ा, ये बाद में आया बैटसन ने, जो हमने शुरू में नाम बताया था। जीन तो एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट है, लेकिन चूंकि करैक्टर के डिफरेंट फॉर्म हैं तो जीन के भी डिफरेंट फॉर्म होंगे, और जीन के उन्हीं डिफरेंट फॉर्म के लिए एक नया वर्ड दिया गया है, अलील। अब हम समझेंगे व्हाट इज अलील। सो नाउ आफ्टर जीन द नेक्स्ट टर्म इज अलील। जीन, एज वी हैव स्टडीड, इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और जीन क्या चीज़ है हमने उसको एक्सप्लेन किया, समझा कि क्या चीज़, इट्स ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन दरअसल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो हमारे करैक्टर को रेगुलेट करती है। आफ्टर द जीन एक और टर्म दी गई अलील। अलील जिसका एक्चुअल कंप्लीट नेम है अलीलोमॉर्फ। Allelomorph. Allelomorph, allele word was given by William Batson. Allelomorph और allele word जो कि विलियम बैटसन ने डेवलप किया, आखिर ये क्यों डेवलप किया? अब देखिए इस allele word का मीनिंग क्या होता है। अगर हम इसका मीनिंग देखें
It simple means belonging to each other. Belonging to each other. It's a Greek word. Belonging to each other मतलब एक दूसरे से related हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं. Belonging. Now what is the need of allele when we already have a term gene? जब हमारे पास जीन वर्ड है, जो हमने कहा कि एक यूनिट है जो करेक्टर डेवलप करती है, हर ऑर्गेनिज्म में होती है, and it will transfer from one to next generation. Then why Batson used this word allele? अब देखिए इसकी ज़रूरत क्या पड़ी. एक्चुअली बैटसन ने जब ये ऑब्जर्व किया कि अलग अलग करेक्टर के लिए अलग अलग अलील है, अलग अलग जीन है सॉरी, तो उनको इन जीन के बीच में एक रिलेशन नजर आया और उसी रिलेशन को उन्होंने इस अलील वर्ड से एक्सप्लेन किया. अलील दरअसल रिलेशन इंडिकेट करने वाला एक टर्म है, रिलेटिव टर्म है. देखिए बैटसन का ऑब्जर्वेशन था कि फॉर डिफरेंट करेक्टर वी हैव डिफरेंट जीन. सपोज इन अ प्लांट देयर इज अ जीन फॉर टॉलनेस, then there is a gene for dwarfness also, there is a gene for red flower, there is a gene for white flower also. तो इस तरह से अलग अलग करेक्टर के जीन मिले. टॉल का भी जीन है, ड्वार्फ का भी जीन है, रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, सबके जीन है. अब इसमें देखा गया, ध्यान से अगर हम इसको देखें तो इनमें एक रिलेशन है. देखिए टॉलनेस का जीन और ड्वार्फनेस का जीन, हमने पहले भी बात करी थी कि दोनों चीज़ टॉलनेस ड्वार्फनेस को एक ही जीन नहीं बना सकता. There must be more than one gene. अब टॉलनेस का जीन और ड्वार्फनेस के जीन के बीच में कुछ रिलेशन है. डेफिनेटली टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस जीन्स रिलेटेड टू द वन एंड द सेम करेक्टर. करेक्टर एक ही है, हाइट. तो टॉल का जीन और ड्वार्फ का जीन दोनों एक ही करेक्टर से रिलेटेड है. द बिलोंग्स टू द सेम करेक्टर, हाइट. सिमिलरली रेड फ्लावर का जीन और व्हाइट फ्लावर का जीन, ये दोनों एक ही करेक्टर फ्लावर कलर से रिलेटेड. बैटसन ने यही चीज ऑब्जर्व करी कि देयर आर सम जीन्स विच आर रिलेटेड टू वन करेक्टर, दे रेगुलेट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सेम करेक्टर, वेयर एज देयर आर सम अदर जीन्स विच रेगुलेट डिफरेंट करेक्टर्स. तो अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, इसके लिए उन्होंने एक नया टर्म दिया अलील, और बड़े क्लियर वे में कहा कि जो भी जीन एक ही करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म रेगुलेट करें उनको अलील कहा जाए. Those genes which regulate the different forms of a character, they are called allele. They are allelic of each other. एक दूसरे से related, they belonging to each other, they belongs to the same character. Means gene of tallness is allelic to gene of dwarfness. Similarly, red flower gene and white flower genes are allelic genes. Okay? लेकिन अगर हम बात करें कि tall का जीन और red flower का जीन, अब ये दोनों जीन अलग अलग करेक्टर के हैं, तो इनको क्या कहेंगे, whether they are allele or not. अगर दोनों अलग अलग करेक्टर हैं तो they are not allele, और जो allele नहीं है फिर उनको क्या कहेंगे, non allelic. This means genes may be allelic, genes may be non allelic according to the character. तो ये जो वर्ड है allele, ये जीन के बीच के रिलेशन को समझा रहा है. जैसे हमने किन्हीं जीन के लिए कहा कि जीन्स आर allelic जीन्स, तो तुरंत हमें समझ में आना चाहिए they belongs to same character, एक ही करेक्टर के जीन. या ये जीन नॉन अलीलिक है, मतलब इनका करेक्टर अलग अलग है. तो करेक्टर के बेस पर ये वर्ड आया अलील एंड नॉन अलील. ठीक है, आप जिसको अलील कह रहे हो, जो अलील की हम बात कर रहे हैं, है तो वो भी जीन ही. ठीक है, तो इसलिए जितने भी जो अलील हैं बेसिकली दे आर डीएनए सेगमेंट एंड दे आर जीन. यू कैन से दैट दिस एवरी अलील इज अ जीन बिकॉज दे फॉर्म्स अ करेक्टर, बट एवरी जीन में नॉट बी अलीलिक. सारे जीन को हम अलीलिक नहीं कह सकते. Only those genes will be allelic which belongs to the same character. समझ गए? हमने शुरू की टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले करेक्टर और ट्रेट बताया था. करेक्टर एक मेन एक्सप्रेशन है जो जीन से बनता है, लेकिन फिर जब हम उस करेक्टर को उस पॉपुलेशन के वेरियस मेंबर में देखते हैं तो हमें उस करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म नज़र आते हैं. जैसे हाइट करेक्टर के हमें कुछ लोग टॉल दिखे, कुछ ड्वार्फ दिखे. तब हमने कहा कि करेक्टर ऑल्सो हैव डिफरेंट फॉर्म्स जो हमें पॉपुलेशन लेवल पे दिखते हैं, और उन फॉर्म के लिए हमने क्या नाम दिया था, ट्रेट. तो जिस तरह से करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म ट्रेट होते हैं, तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, करेक्टर बनाने वाली यूनिट कौन है, जीन. ठीक है, अगर करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म है तो उसके जीन के भी डिफरेंट फॉर्म रखने पड़ेंगे, और जीन के उन्हीं डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अलील. समझ में आई बात?
ठीक है, हमने ये भी कहा था कि जो आज आपको डिफरेंट ट्रेट नज़र आते हैं, एक करेक्टर के 2 फॉर्म है, 3 फॉर्म है, 4 फॉर्म है, ये सब शुरू से नहीं थे। स्टार्ट जब होता है, जब एक ओरिजिन या एक स्पीशीज़ का जब ओरिजिन होता है, बिल्कुल बिगिनिंग की बात करें तो उस समय तो एक करेक्टर का एक ही फॉर्म था, एक ही ट्रेट था। जैसे अगर हाइट की बात कर रहे हैं, पी प्लांट का एग्जांपल लिया हमने, तो ये समझिए टॉलनेस उसका ओरिजिनल फॉर्म है और वो शुरू से है, मतलब पहले सारे टॉल ही होते थे। आज जो हमें दूसरा फॉर्म मिलता है ड्वार्फ, ये बाद में आया। तो एक फॉर्म ओरिजिनल होता है, स्टार्टिंग से होता है। उसके बाद जो बाकी के फॉर्म आते हैं वो कैसे बने? म्यूटेशन से बने। जीन में म्यूटेशन हुआ, नया फॉर्म बन गया। अब एक बात ध्यान रखना, म्यूटेशन तो वैसे हम आगे पढ़ेंगे, जीन में जब भी कोई चेंज होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। एनी चेंज इन द जीन इज म्यूटेशन। और जब जीन में चेंज होता है तो जो फंडामेंटल कैरेक्टर वो वही रहेगा, बट एक नया फॉर्म बन जाता है। जैसे हाइट का जीन है और वो टॉल प्रोड्यूस कर रहा है, अब आप उसमें म्यूटेशन कर दो तो भी वो बनाएगा तो हाइट ही। हाँ, ये है टॉल न बना के ड्वार्फ बना देगा। तो म्यूटेशन ने वास्तव में क्या किया? कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म, ट्रेट बनाए, उस जीन के डिफरेंट फॉर्म बनाए, और उन्हीं फॉर्म को हम क्या कहते हैं? अलील। इज इट क्लियर? तो आज हमें कैरेक्टर के जितने ट्रेट या जितने ये अलील मिलते हैं, ये सब वास्तव में किससे ओरिजिनेट हुए हैं? सब के सब म्यूटेशन से बने। ओरिजिनल एक था, उसी में म्यूटेशन से नए नए बने, ठीक है। और इसीलिए हमें जीन के डिफरेंट फॉर्म के लिए टर्म देनी पड़ती है अलील। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, एक लाइन लिखी हुई है, अलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म क्यों? म्यूटेशन हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो कैरेक्टर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, एक नया फॉर्म बन गया। तो हर बार ये ध्यान रखना, म्यूटेशन जब भी जीन में होगा, कैरेक्टर के नए नए फॉर्म बनाएगा, ट्रेट बनाएगा, और उसी को अलील भी कहेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ओरिजिनल पार्ट हुआ जिसमें कहा गया कि व्हाट आर अलील्स? दोज जीन्स आर अलील्स which belongs to same character, which regulate the different forms of character. उसके बाद आते हैं मॉर्गन। ये बात थी बैटसन की, मॉर्गन आए। मॉर्गन ने फिर इसमें एक चीज़ और ऐड करी। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जीन्स क्रोमोसोम पर होते हैं, ये बात मॉर्गन ने प्रूव की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन हैं जो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, ये बात मॉर्गन ने बताई। मॉर्गन ने अलील के लिए एक कंडीशन और ऐड करी क्रोमोसोम की बेस पर। उनका साफ कहना था कि दोज जीन्स आर अलील या अलीलिक जीन्स which are present on a same locus on a homologous pair of chromosome, ठीक है। अब दो कंडीशन हो गई। बैटसन कहते हैं जो एक ही कैरेक्टर से रिलेटेड डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं वो अलील कहलाते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि जो जीन होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर होंगे वो अलील कहलाएंगे। हालांकि बात एक ही है, वो थोड़ा सा टेक्निकल वे में कह रहे हैं मॉर्गन। ये ध्यान रखना कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर होता है उस एक ही कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। तो मॉर्गन की बात भी सही है, बैटसन की बात भी सही है। मतलब अब हमें किसी जीन को अलील कहने के लिए दो कंडीशन हो गई कि विच जीन्स विल बी अलीलिक व्हेन दे फुलफिल टू कंडीशंस। फर्स्ट वन, they regulate the different form of character, means they belongs to the same character and regulate the different forms. And the second thing, they are present on a same locus on homologous chromosome, ठीक है। ये दो कंडीशन जो पूरी करते हैं वो जीन अलील कहलाते हैं, और जो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करे वो जीन क्या हो जाएंगे? they become non-allelic. So that's why we can say now genes may be allelic, genes may be non-allelic. तो एक्चुअली जीन के बीच का एक रिलेशन है, ठीक है। और ये हमें आगे तक हर बार काम आएगा। जब हम अलील वर्ड यूज करेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए सेम कैरेक्टर सेम लोकस, ठीक है, वो चीज़ ध्यान होनी चाहिए। ये रिलेशन बेस्ड टर्म है जो दो यूनिट के बीच का रिलेशन बताती है। जैसे हम लोगों के बीच में होता है, हम कहते हैं कई बार ब्रदर, तो हमने किसी पर्सन को कहा ही इज माई ब्रदर, तो हमारा एक क्राइटेरिया है, हम हर किसी को ब्रदर नहीं कह रहे। हमारे दोनों के पेरेंट्स कॉमन हैं तो हम कह रहे हैं कि इज माई ब्रदर, ठीक है। तो ब्रदर वर्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा अलील है, जो दो लोगों के बीच का रिलेशन बता रहा है कि इनके पेरेंट्स कॉमन हैं। तो जीन जो दोनों जीन जो अलील हैं, मतलब इनका कैरेक्टर कॉमन है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर कॉमन लोकस शेयर करते हैं, तो एक बेसिक कंडीशन से, ठीक है। तो अलील जो है इसकी ज़रूरत रही
इससे कम से कम हमें ये पता चलेगा कि कौन से जीन सेम कैरेक्टर के हैं, कौन से अलग अलग के हैं। तो अगर मैं अलील को एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन से इसको डिफाइन करें तो अलील क्या होगा, इट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म्स of a gene. Alternative forms of genes. Location क्या रहेगी, which are present on a same locus. On homologous chromosomes. Homologous chromosome पर same locus पर होंगे and regulate the expression of different forms of a character. Different forms of a character. तो एक करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को रेगुलेट करेंगे एंड दे आर प्रेजेंट ऑन अ सेम लोकस। दो खास बातें यहाँ पर, एक तो सेम लोकस पर होना, वो भी कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम के, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ करेक्टर। जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं वो जीन क्या कहलाएंगे, अलील या अलीलिक जीन्स। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जीन और करेक्टर में है मोर देन वन अलील, क्योंकि अब जितने ट्रेट होंगे उतने अलील हो जाएंगे। मान लो अगर हाइट करेक्टर के दो फॉर्म है, टॉल एंड ड्वार्फ, दो ट्रेट हैं, तो उसके जीन के भी कितने अलील हो गए, दो अलील हो गए। एक अलील टॉल के लिए हो जाएगा, एक किसके लिए हो जाएगा, ड्वार्फ के लिए। ठीक है, तो ये जो अलीलिक कंडीशन है, और ये अलील ध्यान रखिएगा, ये दे अराइजेज बाय म्यूटेशन इन ओरिजिनल जीन। ये ओरिजिनल जीन में म्यूटेशन से अराइज होंगे। सो वी डेफिनेटली हैव एन ओरिजिनल जीन फॉर एवरी कैरेक्टर, और जब उसमें म्यूटेशन होगा तो उसके नए नए फॉर्म बनेंगे, और उन्हीं फॉर्म को हम क्या कहेंगे, अलील। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस, थोड़ा सा इस चीज़ को हम और समझें। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं, देखिए हम जरा अलील को लोकेट करने की कोशिश करें। ये सपोज हमने एक क्रोमोसोम पेयर बनाया, होमोलोगस क्रोमोसोम, पहले हम देखें जरा व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। आपने ये वर्ड 11th में भी पढ़ा होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं, इसका सही डेफिनेशन देखिए, बहुत इजी वे में देखें कि जिनके लेंथ, शेप, साइज सब एक जैसी है, वो ठीक है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल कंसेप्ट। अब देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से, जैसे मैंने एक क्रोमोसोम की बात करी और मैंने कहा था ये यहाँ पर मैंने एक लोकस बनाया और ये किसी करेक्टर का जीन है, सपोज हाइट का। हमने शुरू में कहा था कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट का जो जीन है उसके दो फॉर्म हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, और ये सपोज हाइट का जीन है, टॉलनेस का जीन है टी। क्लियर, पहले हम एक की बात करें, एक क्रोमोसोम पर ये एक लोकस पर जीन है हाइट का, टॉलनेस का टी जीन। ठीक है, हमने कहा है कि जो सेम लोकस पर जीन होते हैं वो अलील होते हैं। तो जरा हम इसी के जैसा एक और लोकस ढूंढें, तो क्या मुझे बता सकते हो कि इस पूरे क्रोमोसोम पर सेम ऐसा कैसा एक और लोकस मिल सकता है कहीं? ठीक है, अब आप देखो यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, जो भी बनाओगे, अगर मैंने यहाँ बनाया तो ये लोकस क्या हो गया, तो चेंज हो गया लोकेशन। लोकस मतलब लोकेशन, तो जो लोकेशन ये है वो तो एक ही आ सकती है। कोई ये सोचे कि सर इधर बना ले, नहीं, तब भी ये डिफरेंट है। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर लोकस एक क्रोमोसोम पर एक ही बार आता है। ठीक है, तो एक ही लोकस एक क्रोमोसोम पर एक ही बार आएगा, तो ये लोकस जो है एक ही रहेगा। ठीक, अब आप देखिए, अगर मुझे ऐसा कैसा एक लोकस और चाहिए तो हमें इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर मिलेगा। अगर ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है तो जितनी डिस्टेंस पर ये लोकस है, ठीक ऐसा का ऐसा एक लोकस यहाँ, और अगर ये हाइट का है तो ये भी हाइट का ही जीन हो। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जीन, ये टॉलनेस का तो ये भी टॉलनेस का ही हो सकता है, ये टॉलनेस का
हो सकता है ये ड्वार्फनेस का भी हो सकता है, मान लो ये स्मॉल टी मैंने ड्वार्फनेस का लिखा, टॉलनेस का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब आप देखिए, पहले होमोलोगस को डिफाइन कीजिए। तो ध्यान रखना, ऐसे कोई भी दो क्रोमोसोम जिन पर सेम कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स लोकस तो सेम होना ही है, उनको क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस पर जितने भी कैरेक्टर के जीन है, ये एक ही नहीं और भी होंगे, लोकस तो और भी कई सारे बनते जाएंगे यहाँ इस तरह से। ठीक है, एनी टू क्रोमोसोम हैविंग द जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, इनको क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है एक्चुअली? दीज आर द क्रोमोसोम हैविंग जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, genes of same character. So chromosome having genes of same character, homologous chromosome. ठीक है, तो अब ये देखिए, भले अब देखिए जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर बोला है, सेम जीन्स नहीं। कोई ये कहे कि क्रोमोसोम हैविंग सेम जीन्स आर होमोलोगस, गलत, जरूरी नहीं है। हैविंग जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, ध्यान रखना। जैसे ये किसका कैरेक्टर है, ये किसका जीन है? हाइट का, तो ये वाला भी हाइट का है, बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों जो है सेम कैरेक्टर के, सॉरी सेम नहीं है। ये हाइट का जीन है टॉलनेस का, और ये हाइट का जीन है लेकिन किसका है? ड्वार्फनेस का। तो हाइट की डिफरेंट फॉर्म बता रहा है। तो ये जो दोनों जीन है, ये दोनों जीन क्या अलील होने की पूरी कंडीशन फुलफिल करते हैं? ठीक है, ये दोनों देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर हैं और दोनों सेम कैरेक्टर से रिलेटेड है, तो इनको क्या कहेंगे हम? अलील। ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोला जाएगा? ऐसे कोई भी दो क्रोमोसोम जिन पर सेम कैरेक्टर के जीन हो। हमने ये नहीं कहा है कि सेम जीन्स हो, जीन सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब ये दोनों जीन सेम कैरेक्टर के हैं, बट जीन सेम नहीं है। ये हाइट टॉल का जीन है, ये ड्वार्फ का जीन है, लेकिन कैरेक्टर सेम है, हाइट। ठीक है, हम 11th में होमोलोगस क्रोमोसोम को केवल लेंथ और शेप, साइज और इस तरह से पेयरिंग कर लेते हैं, मियोसिस के टाइम बताते हैं। लेकिन अब हमें जेनेटिक्स में ध्यान रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम केवल लेंथ और शेप, साइज से डिसाइड नहीं होते। होमोलॉगी डिसाइड किससे होती है? कैरेक्टर से, कि जिन जिन क्रोमोसोम पर सेम कैरेक्टर के जीन है वो होमोलोगस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, अब ये दोनों जीन आप देखिए, ये अलील कहलाने लायक है कि नहीं है? ठीक है, इन दोनों को हम अलील कह सकते हैं। अब ये जो दोनों जीन हुए, इन दोनों जीन को हम कहेंगे अलीलिक जीन पेयर। These are the allelic gene pair. This is a pair of gene, but ये allelic gene है, present on same locus on homologous chromosome and belongs to the same character. समझ गए? ठीक है, इसी तरह से अगर हम थोड़े से और कंडीशंस देखें, जैसे देखिए एक और कंडीशन, हम एक पेयर क्रोमोसोम का और बना लेते हैं। ये ठीक है, जैसे ये लोकस है, ठीक है, एक लोकस में यहाँ बना लेते हैं। अब मुझे बताएं ज़रा, इसमें और इस जीन में क्या रिलेशन है? ये अलीलिक होंगे या नॉन अलीलिक होंगे? देखने में तो लोकस दोनों का सेम है, तो क्या अलीलिक होंगे? नहीं। क्यों? लोकस तो एक जैसा हो भी सकता किसी भी दो का, लेकिन क्रोमोसोम देखिए, ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए? ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर है, नॉन होमोलोगस। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर भले आपको एक जैसा भी लोकस दिख रहा होगा, तब भी ये जीन क्या कहलाएंगे? ये नॉन अलीलिक होंगे। ठीक है, और अगर देखें, अगर मान लीजिए हम एक कंडीशन यहाँ ले लेते हैं, एक लोकस हमने यहाँ बना लिया। अब मैं कह रहा हूँ भाई इसको और इस जीन को क्या करें? तो ये तो सेम लोकस पर भी, सॉरी सेम क्रोमोसोम पर भी है, बट इनका लोकस क्या होगा? अलग अलग। एक ही क्रोमोसोम पर लेकिन अलग अलग लोकस है, तो भी ये क्या कहलाएंगे? नॉन अलीलिक। ये भी नॉन अलीलिक होंगे। और सेम एक जैसा लोकस भी है लेकिन क्रोमोसोम अलग अलग है, तब भी ये क्या होंगे? नॉन अलीलिक। अलीलिक होने की तो कंडीशन एक ही है, होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम लोकस, सेम कैरेक्टर। ठीक है, अब ये दो चीज भी ध्यान रखना लेकिन, कि ऐसे कोई भी दो जीन जो होमोलोगस, सॉरी जो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, भले एक जैसा लोकस हो, तब भी वो क्या कहलाएंगे? नॉन अलीलिक ही होंगे। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पर अलग अलग लोकस वाले जीन भी क्या होंगे? नॉन अलीलिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसका कोई अलीलिक पार्टनर होगा? ये अगर हम इससे बात करेंगे तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलीलिक।
इसके लिए यहाँ पर एक जीन होगा तो ये एलीलिक हो जाएगा। तो आमने सामने वाले सेम लोकस वाले जीन एलीलिक होते हैं। और डेफिनेटली ये अलग करेक्टर का, मान लो ये हाइट का है, ये किसी और करेक्टर का होगा, ये किसी और करेक्टर का होगा। ठीक है, अलील का ये पार्ट हमारा बहुत काम आता है बार बार, इसलिए आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। यहाँ साथ साथ में होमोलोगस क्रोमोसोम को भी डिफाइन करना आना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, एनी 2 क्रोमोसोम हैविंग जीन्स ऑफ सेम करेक्टर, बस ये होमोलोगस। ठीक है, आगे भी बार बार ये चीज़ यूज होती है। तो अलीलिक नॉन अलीलिक का थोड़ा लोकेशन, अच्छा जितने इंपॉर्टेंट अलीलिक है नॉन अलीलिक भी बड़े काम के, और ये आगे हम यूज़ करेंगे, इसलिए ध्यान रखना। नॉन अलीलिक जीन अब कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के। कौन कौन से? डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन नॉन अलीलिक, एंड सेम क्रोमोसोम पर भी अलग अलग लोकस पर प्रेजेंट जीन भी क्या होंगे? नॉन अलीलिक। आगे हमें लिंकेज, असॉर्टमेंट, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी है, वहाँ ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, अब ये अलीलिक नॉन अलीलिक को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉर्गन ने एक तरीका भी दिया। ठीक है, मॉर्गन ने कहा कि हम तो खाली जीन लिखा हुआ देख करके पहचान लें कि अलीलिक एक नॉन अलीलिक है, जीनोटाइप लिखने का एक तरीका दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि जो अलीलिक जीन होते हैं दे मस्ट बी गिवन द सेम अल्फाबेटिक सिंबल। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हम जीन को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से। ठीक है, जिसमें यहाँ टी लिख रखा है, ऐसा आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। लेकिन मॉर्गन का कहना है कि जो जीन अलीलिक हैं आप उनको सेम अल्फ़ाबेट दें। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। जैसे हाइट नाम के इस करेक्टर के जीन के लिए अपन ने तय कर लिया कि अपन टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो टॉल के लिए कैपिटल टी, ठीक है, और ड्वार्फ के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। रखेंगे टी, आपने स्मॉल कर दिया, थोड़ा डिफरेंस कर लिया कि हाँ ये टॉल, ये ड्वार्फ। ठीक है, जैसे मान लो फ्लावर कलर है और 3 कलर है, मैंने बताया था जैसे पिछली बार भी कि एक रेड कलर है, येलो कलर है एंड वाइट कलर। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि एक करेक्टर के अंदर 2 ही फॉर्म, 3 भी हो सकते हैं। तो इस करेक्टर के कितने एलील हो गए? इस करेक्टर के जो जीन हैं उसके कितने एलील हो जाएंगे? 3 एलील। अब मान लो अपन ने तय कर लिया कि अपन इसको कैपिटल आर लेटर से डिनोट करेंगे, तो रेड के लिए कैपिटल आर, तो येलो को वाई से नहीं लेंगे, येलो को भी आर से रखेंगे, आर डैश कर लो, इसको स्मॉल आर कर लो। कहने का मतलब ये है कि हम अल्फाबेटिक सिंबल सेम रखेंगे। जो अलीलिक जीन है दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम अल्फाबेटिक सिंबल। अब जैसे हमने 2 जीन लिखे हैं, ये 2 जीन का जीनोटाइप लिखा है। अब आप इसको देख के पहचान सकते हो कौन अलीलिक है कौन नॉन अलीलिक है, राइट? कैसे? जीन ए एंड ए, ये दोनों कैसे हुए? ए और ए सेम अल्फाबेटिक सिंबल है, दे आर अलीलिक जीन। ऐसे जीन बी और बी क्या हो जाएंगे? ये भी अलीलिक हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर ए और बी की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएंगे? दीज आर नॉन अलीलिक, ये नॉन अलीलिक हो जाएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट अच्छे से ध्यान रखिएगा जब हम कोई जीन रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो इसी तरह से दिया जाए। तो जीन अपने आप में एक स्टैंडर्ड टर्म है जो करेक्टर को रेगुलेट करने वाली यूनिट है। उसके बाद अलील वर्ड बनाया गया। अलील वर्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि हमें इसके डिफरेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करना था। ओरिजिनल जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन होने लगते हैं, म्यूटेशन की वजह से नए नए फॉर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए फिर हम इन्हीं के अलीलिक फॉर्म देते हैं। इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस। आगे बात समझ में? और इनका लोकस चेंज नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि जैसे यहाँ है तो अगला टी यहाँ आ जाए, ऐसा आ ही नहीं सकता। अगर आपने थोड़ा बहुत सेल डिवीजन पढ़ा हो 11th में तो आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम ओरिजिनली ऐसा होता है। ठीक है, फिर वो कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए ऐसे डबल हो जाता है, मैंने भी पिछले लेक्चर में ये बताया था। और उसके बाद में फिर ये एनाफेज में आकर के ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये होमोलोगस पेयर हो गया। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे तो बनते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर एक अपना जीन था टी, ठीक है, तो इसकी कॉपी होगी तो ये एग्जैक्ट इसके सामने ही आएगा। ये इसके सामने आया टी, फिर ये अलग अलग भी हो गए तो ये टी और ये रहा टी, तो लोकस तो सेम ही चला ना। इसलिए हम कहते हैं कि एलीलिक जीन का लोकस चेंज नहीं होता। अब आप कहेंगे स्मॉल टी कैसे आ गया? अगर कैपिटल टी और उसकी कॉपी हुई, एस फेज में डीएनए रिप्लिकेट होता है, पढ़ा होगा 11th में। तो ये जब रिप्लिकेट हुआ तो एस सच रिप्लिकेशन होता है, तो कैपिटल टी के इधर भी कैपिटल टी आ गया, ये आ गया। लेकिन हाँ बिल्कुल ये आ सकता है, लेकिन कभी कभी म्यूटेशन हो जाते हैं, रेयरली सी। मान लो इस कैपिटल टी में
जब रिप्लिकेशन हो रहा था म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हुआ तो इस जगह पर यहाँ पर कैपिटल टी की जगह क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया। ठीक है, ये ऐसे आ गया स्मॉल टी, ये स्मॉल टी आ गया। अब यहां पर भी वही चीज आ गई। ऐसे तो जो हमने ये लिखा था ना वो ऐसे बना। बस बेसिकली थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये बनते क्यों से हैं, म्यूटेशन से बनते हैं। लोकस सेम क्यों रहता है, क्योंकि क्रोमोसोम यूं कहीं रिप्लिकेट होता है और ऐसे का ऐसा ये पेयर होमोलोगस बन जाता है, तो लोकेशन तो वही रहेगी ना, टी वाला इधर थोड़ी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो सेम लोकस पर रहेंगे, करेक्टर भी सेम रहेगा, बस फॉर्म बदलते हैं ट्रेट रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कोई आपसे कहे कि करेक्टर के कितने अलील या उसके जीन के कितने अलील, तो ध्यान रखना जितने उसके ट्रेट उतने अलील। ठीक है, 2 ट्रेट हैं 2 अलील, 3 ट्रेट है 3 अलील। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस, अलील का कंसेप्ट ये ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा सा म्यूटेशन होता है, बाकी लोकेशन वही रहती है, इसलिए सेम लोकस पर रहता है। अच्छा, इसके अलावा फाइनली एक और चीज़ देखिए, वन मोर थिंग, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन AIPMT में भी पूछा जा चुका है। इन अ हैप्लॉइड सेल हाउ मेनी alleles of a character, in a haploid cell and in a diploid cell how many alleles of a character. हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड 2 हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई पर्टिकुलर एक करेक्टर के कितने एलील, हाउ मेनी एलील्स ऑफ अ करेक्टर इन अ हैप्लॉइड इन अ डिप्लॉइड। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए सबसे पहले। जैसे अगर मैं वापस बैठ जाता हूँ, ये देखिए मुझे जरा बताएं यहाँ कि ये जो दोनों है, हाउ मेनी जीन एंड हाउ मेनी एलील। ध्यान से सुनिएगा, हाउ मेनी जीन्स, तो देखो एक ये अलग है ये अलग है, तो कितने जीन दिख रहे हैं, 2, देयर आर 2 जीन्स। एंड हाउ मेनी एलील, डोंट से 1, ये एलील भी 2 हैं, ये 2 जीन हैं और दोनों जीन आपस में अलीलिक है, तो अलील भी 2 ही। समझ गए, ये अगर 1 कहेंगे तो पेयर बोलना पड़ेगा, 1 अलीलिक पेयर, अदरवाइज यूनिट तो 2 ही है। ठीक है, 2 जीन हैं, दोनों जीन अलीलिक हैं, तो अलील भी 2 ही। समझ गए। अब आप देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करें कि एक हैप्लॉइड में एक करेक्टर का कितना और एक डिप्लॉइड में एक करेक्टर का कितना अलील होना चाहिए, इसके लिए आपको क्रोमोसोम का आइडिया होना चाहिए। डू यू नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड की डेफिनेशन में कई लोग क्या कह देते हैं, n सेट 1 सेट इज हैप्लॉइड 2 सेट इज डिप्लॉइड, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल ओरिजिनल डेफिनेशन क्रोमोसोम के टाइप से आती है। ठीक है, when a cell consists of 1 chromosome of each type it is called haploid. When a cell consists of 2 chromosome of each type it is called diploid. टाइप का मीनिंग क्या हुआ, ये जो पूरा होमोलोगस पेयर होता है ना, ये एक ही टाइप माना जाएगा, क्योंकि जिस करेक्टर के जीन इस पर है उसी करेक्टर के जीन इस पर भी है। तो ये कहने को 2 हैं बट टाइप तो एक ही है। और जब हर टाइप का एक ही क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमन की बात करें, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है डिप्लॉइड। ठीक है, लेकिन हम ये भी कहते हैं 23 पेयर, तो वास्तव में हमारे पास टाइप ऑफ क्रोमोसोम कितने, 23 टाइप, और हर एक का एक एक एक्स्ट्रा होता है, पेयर में होता है तो 46 हो जाता है। तो जब हर टाइप का एक एक क्रोमोसोम होगा तो उसी को एन कहेंगे और वही हैप्लॉइड हो गया। अब आप देखो, जब हर टाइप का एक ही क्रोमोसोम होगा तो मुझे बताइएगा कि एक क्रोमोसोम पर एक पर्टिकुलर लोकस कितना आया। मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर लोकस एक क्रोमोसोम पर एक ही होता है, दोबारा नहीं आता।